गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस शुरू किए थे, तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन और रदरफोर्ड देखे थे। तो आज हम लोग थोड़ा देखेंगे दोस्तों बोर मॉडल, कि थोड़ा सा आखिर डीमेरिट क्या था। तो इससे देखने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखना चाहेंगे कि बैकग्राउंड आखिर है क्या। तो बैकग्राउंड में दोस्तों आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डाल्टन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने डाल्टन थ्योरी देखा था। डाल्टन के बाद जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद आज बोर देखेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले क्या डाल्टन क्या बोला था। तो डाल्टन बोला था कि एटम सबसे छोटा है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये इसे ना तो बनाया जा सकता नहीं मिटाया जा सकता। एक लाइन कहने का मतलब है दोस्तों कि इनका कहना था कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इनको दूर किसने किया? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बताया कि नहीं, आप बोल रहे हो कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दिया था वाटरमेलन थ्योरी दिया था। इन्होंने बोला कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, तरबूज जो होता है, तरबूज में दो पार्ट होता है। एक होता है लाल वाला पार्ट जिसको खाते हैं, और एक होता है उसका सीड्स माने बीज। तो ये बताएं कि एटम भी उसी प्रकार है। जिस प्रकार तरबूज में बीज है उसी प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन है। और जिस प्रकार लाल वाला पार्ट पूरा का पूरा इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज भी भरा हुआ। मतलब जे थॉमसन एक लाइन में बता दिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल के एटम बना है। तो डाल्टन का थ्योरी खत्म हो गया। डाल्टन बोले थे कि एटम इनडिविजिबल है, ये किसी से मिल के नहीं बना और नहीं बनाया जा सकता। जबकि जे थॉमसन ने बता दिया नहीं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दो सवाल दोस्तों प्रीलिम्स में पूछेगा एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो पहला सवाल इससे बनेगा कि एटम का खोज किसने किया। तो एटम का खोज डाल्टन ने किया दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यही बताए थे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक सवाल पूछेगा एटम का खोज किसने किया, तो जॉन डाल्टन ने किया। आप देखो तो 1808 में जो मॉडल दिए थे। फिर आप देखोगे दोस्तों कि जे थॉमसन का नाम आएगा तो प्लम प्लडिंग मॉडल किसने दिया। तो प्लम प्लडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल किसने दिया, तो जे थॉमसन ने दिया। और इससे सवाल पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज भी जे थॉमसन ने ही किया। तो बस दोस्तों दो पॉइंट इसे याद रखना जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड का कहना था, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए। तो रदरफोर्ड बोले कि नहीं, एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। तो जब एटम से गुजारे तो यहाँ पर बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन में, कुछ अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ गया। तो इनका कहना था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और बाकी अल्फा पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल चले गए, ऑर्बिट से होकर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल चले गए। तो इनको लगा कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल मेरा पॉजिटिव है और अगर बाहर की ओर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर है। तो इनका कहना था कि ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, बाहर की ओर मूव कर रहा। जबकि जे थॉमसन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर है, तरबूज में बीज जैसे अंदर होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अंदर होते। तो उनका थ्योरी कोई गलत साबित किए। फिर जे थॉमसन बताया था कि पूरा का पूरा लाल वाला पोर्शन जैसे तरबूज में भरा होता है उसी प्रकार एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, जो कि गलत हुआ क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अंदर से निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो जो गोल्ड सोने का एक पतला सा चादर था, सीट था, इसी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बहुत सारे अंदर से भी चला गया। तो इनको लगा कि जो बीच वाला स्पेस है पूरा तरह से भरा हुआ नहीं है, कुछ कुछ खाली भी है, कुछ कुछ खाली भी है। तो जे थॉमसन गलत हो गए। पहला तो बता नहीं पाए थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से भरा हुआ है, जबकि यहां पर बता रहे कि पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है।
और वो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर में होता, जबकि बताएं कि इलेक्ट्रॉन बाहर में होता। तो रदरफोर्ड से अगर दोस्तों सवाल आएगा तो पहला तो सवाल आएगा कि ऑर्बिट के बारे में किसने बताया, तो रदरफोर्ड ने बताया। ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले यही बताएं और बोले कि ऑर्बिट के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर साथ में पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी बता रहे, पॉजिटिव चार्ज का नाम रखे प्रोटॉन। इन्होंने दोस्तों पॉजिटिव चार्ज का नाम रखा प्रोटॉन, जबकि जे थॉमसन सिर्फ बोल दिया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का नाम नहीं बताया। हालांकि नेगेटिव चार्ज का नाम बताए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है। और साथ में साथ न्यूक्लियस के बारे में भी बोले कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि बाउंस बैक करके आ गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का भी योगदान था। तो एग्जाम में पूछेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड। इनका मॉडल को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल से इन्होंने किया था। अभी जो 3 मॉडल बताएं दोस्तों, 3 मॉडल को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, तब बोर पे आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने एक थ्योरी के मदद से क्या इन लोगों ने किया था, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग देखा ना परमाणु सिद्धांत डाल्टन का। अब डायग्राम से दोस्तों आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले डाल्टन का मॉडल दोस्तों देख लो, जहां से एग्जाम में आएगा। तो डाल्टन बोला था स्फेयर मॉडल बताए थे, बोले थे कि सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डाल्टन के मॉडल के हिसाब से एक स्फेयर है, छोटा सा स्फेयर है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो एटम का खोज करने के लिए दोस्तों इनको जाना जाता है और यहां से सवाल बनता है। फिर इनका डीमेरिट को दूर किसने किया, तो दूसरा फिगर में देखो दोस्तों, इनको जे थॉमसन आया, डाल्टन को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि नहीं यार, तुम्हारा तो एटम सिर्फ सिंगल है, जबकि देखो मेरा एटम में क्या, इनका एटम में दोस्तों देखो कि नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज भी अंदर की ओर है। तरबूज से तुलना किए, रेड पार्ट पॉजिटिव और जो बीज है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। तो ये दोस्तों जे थॉमसन का मॉडल था। अब इनमें भी कमियां क्या था दोस्तों, देख लो, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अंदर में है, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन अंदर में है और पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ, कहीं भी खाली स्पेस नहीं है। जबकि नीचे आओगे दोस्तों आप, तो जे थॉमसन ने बताया कि नहीं भाई गलत है। बीच में देखो दोस्तों कितना सारा अल्फा पार्टिकल पार होके जा रहा है, मतलब बीच में बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पार होके चला गया। इसका मतलब एटम के अंदर का स्पेस इम्प्टी है, खाली है, जो कि जे थॉमसन बता नहीं पाए थे। दूसरा देखो दोस्तों, यहां पर साइड में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, जबकि इन्होंने बताया था कि नहीं नेगेटिव चार्ज भी अंदर में तरबूज की तरह। तो कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए दोस्तों, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, क्योंकि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि जब यहां से दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ज टकराया था, आप देखोगे यहां से जब जो दोस्तों अल्फा पार्टिकल टकराया था तो वापस इसी दिशा में आ गया था। तो इसी दिशा में आने का मतलब क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा। तो इन्होंने साबित कर दिया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख लिए कि रदरफोर्ड ने क्या बताया, लेकिन अब सवाल है कि रदरफोर्ड का भी डीमेरिट था। रदरफोर्ड का डीमेरिट क्या था जो बोल रहा है, तो रदरफोर्ड का डीमेरिट दोस्तों आप देखोगे 3 तो हम लोग देख लिए दोस्तों कि तीनों में क्या मेन डिफरेंस था। अब कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि रदरफोर्ड में ऐसा क्या गलती किया जो नेल बोर को आना पड़ा, बोर मॉडल क्यों आया। तो आप दोस्तों देखोगे कि रदरफोर्ड ने जब बताया कि जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये बात तो सही बताया, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल है, इनके बारे में इन्होंने बता ही नहीं पाया। क्यों, सबसे पहला इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में डील नहीं कर पाया कि भाई एटम आखिर स्टेबल कैसे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है, तो स्टेबल एक दूसरे से न्यूट्रल कैसे है, स्टेबल कैसे है। तो स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बता नहीं पाया। दूसरा इन्होंने बता दिया कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो दोस्तों ऑर्बिट में जब मूव कर रहा तो एक प्लंक्स का थ्योरी है, मैक्सवेल का थ्योरी, सॉरी मैक्सवेल एक थ्योरी दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो उनको कहना रहता है दोस्तों कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आप देखोगे एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब दोस्तों कि त्वरित, त्वरण के साथ, तो हर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा दोस्तों। आप देखो कि हर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज करेगा
और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज करेगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। तो मैक्सवेल बताया था कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा माने एनर्जी लॉस होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा तो कहीं ना कहीं धीरे 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 इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। 10⁻⁻⁸ सेकेंड में हर इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो सेकेंड से भी कम हिस्सा में इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका कहना था इलेक्ट्रॉन बाहर होता, लेकिन हर बार तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डील नहीं कर पाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डील नहीं कर पाए। तो ये दो बातों को डील नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों आए कौन? बोर। तो बोर को थोड़ा सा देखते हैं, बोर मॉडल को थोड़ा सा देखते हैं। रदरफोर्ड का डीमेरिट थोड़ा आप देखना चाहोगे तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों देखो, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल अंदर से भी चला गया। तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल अंदर से चला गया, इसका मतलब एटम में जो अंदर का पोर्शन क्या है? इम्प्टी है, जबकि जे थॉमसन ने बताया पूरा भरा हुआ। फिर दोस्तों देख सकते हो कि कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हो, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब न्यूक्लियस में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का दोस्तों चार्ज लेस होता है, अभी आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। फिर रदरफोर्ड का स्पेक्ट्रम में दोस्तों ये बताए थे कि अधिकतर जो इम्प्टी होता है, खाली होता है, अभी देख ही लिए। इन्होंने बताया कि ज़्यादातर खाली होता है और वेरी स्मॉल वॉल्यूम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। और मोस्ट ऑफ द आप देखोगे कि क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द एटम कहाँ ऑक्यूपाई होता है? तो सेंटर में होता है। तो यहाँ दोस्तों इससे आप पॉइंट देख सकते हो कि जिन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से क्या बताया। फिर आप दोस्तों देखोगे इनका मॉडल। तो मॉडल में दोस्तों देख सकते हो कि स्मॉल वॉल्यूम कोल्ड रीजन ऑफ द एटम जहाँ पर कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, हम लोग देखे अभी। फिर द नेम ऑफ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता ऑर्बिट में घूमता है। तो ऑर्बिट का भी खोज किसने किया दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने किया। यहाँ से भी सवाल होगा, ऑर्बिट के बारे में बताए थे। तो प्रोटॉन के बारे में भी रदरफोर्ड ने बताया, ऑर्बिट के बारे में भी इन्होंने बताया। तो दोनों जगह से प्रीलिम्स में सवाल दोस्तों बनाया जाएगा, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दोगे। फिर मास ऑफ द चार्ज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताए थे कि दोनों हेल्ड है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल का थ्योरी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं इनका क्या था? डीमेरिट था। यहाँ डीमेरिट में दोस्तों देखोगे कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम का स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बता ही नहीं पाया कि भाई एटम स्टेबल कैसे है जब उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण एनर्जी लॉस करेगा, और एक समय एनर्जी लॉस करते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में। तो इसका मैक्सवेल का थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पर है। जैसे आप पढ़ोगे बोर बात बताए थे कि के सेल, एन सेल, एल सेल, आप पढ़ोगे ऑर्बिट का अलग अलग ऑर्बिट के बारे में डील किए थे। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में भी नहीं बताया था। एटम फॉल इन न्यूक्लियस 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने जल्दी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो दोस्तों ये रदरफोर्ड का डीमेरिट था, जो इसको दूर करने के लिए दोस्तों आप देखोगे कि नेल्स बोर आए, और नेल्स बोर ने क्या बताया दोस्तों? थोड़ा नेल्स बोर का थ्योरी देखते हैं, इन्होंने कैसे उसको डील किया था। तो नेल्स बोर दोस्तों देखो, नेल्स बोर का थ्योरी है, इन्होंने आप देखा कि कैसे बताएं, इसको आगे हम लोग डील करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले देखो, अभी हम बताएं दोस्तों कि रदरफोर्ड का गलती था कि वो बता नहीं पाया स्टेबिलिटी। आप देखोगे कि स्टेबिलिटी जब वो नहीं बता पाए तो कहीं ना कहीं नेल बोर बताएंगे। तो नेल बोर बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक होता है सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को।
आप पढ़ोगे सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r और kq²/r² पढ़ोगे दोस्तों सेंटीपिटल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इन्होंने बताया कि जो सेंटीपिटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मिलकर इक्वल बैलेंस करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, तो स्टेबल होता है, मोलिकुलर कंसेप्ट के बारे में। और इन्होंने बताया कि एटम जो होता है, हर एटम का एक अपना ऑर्बिट होता है और वो ऑर्बिट में फिक्स घूमता है, इसीलिए एनर्जी रिलीज नहीं करता। इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। इन्होंने बताया कि ये ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 आप पढ़ोगे दोस्तों तो KLMN। इन्होंने बताया कि हर एटम में अलग अलग ऑर्बिट होता है और हर ऑर्बिट में फिक्स स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और जब भी अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर जाएगा या लोअर से हायर जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, E = E2 - E1। तो इन्होंने बताया कि भाई आप जो रदरफोर्ड का थ्योरी था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा लगातार, लेकिन ऑर्बिट के बारे में डील नहीं कर पाए थे। ये बताए थे कि हर एटम का एक अपना ऑर्बिट होता है, जैसे KLMN। और आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2n²। अभी आप देखोगे कि K में, L में, N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी इसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्टेबिलिटी को तो बोर ने बता दिया कि सेंटीपिटल फोर्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट होता है हर ऑर्बिट का। यहाँ पर देखो क्वांटम नंबर दोस्तों इनका फॉर्मूला होता है L = NH/2π, जहाँ H है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग को उतना दोस्तों नहीं जानना है, ये ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर में उतना नहीं जानना, बस इतना जानना है कि इन्होंने अलग अलग ऑर्बिट के बारे में बताया जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। उसको आप देखो कि नेल बोर ने बता दिया। इन्होंने बताया KL अलग अलग ऑर्बिट होता है और हर ऑर्बिट अपने फिक्स एनर्जी के साथ मूव करता है। तो दोस्तों ये नेल बोर का थ्योरी था जो स्पेक्ट्रम थ्योरी के माध्यम से इसको डील किए थे। उन्होंने एक एटम का स्पेक्ट्रम निकाला हाइड्रोजन एटम के लिए, और उन्होंने बताया कि किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, और उस स्पेक्ट्रम के माध्यम से उसका एनर्जी फाइंड आउट किए थे। लेकिन इनका भी डीमेरिट हो गया दोस्तों। अब इनका डीमेरिट क्या हो गया, आप देखोगे ये दोस्तों नेल बोर का देखो दोस्तों, हर सेल में इन्होंने बताया कि एटम का, जबकि आप देखो कि उन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बस बता दिया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, लेकिन इन्होंने बताया कि ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 और हर ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होता है। जब अगर कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दोस्तों देखो एनर्जी रिलीज हो रहा, तो इसके बारे में दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। लेकिन सवाल था कि इन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही इन्होंने बताया या फिर हाइड्रोजन आयन जैसे एटम के लिए बताया, बाकी एटम के लिए डील कर ही नहीं पाए। अब इन पे भी लोग सवाल खड़ा कर दिया, इन पे दोस्तों आप देखो कि सवाल खड़ा हो गया। ये तो आप देख लियो, इनसे पूछा गया कि बोर साहब आप ही बताइए, आप बता रहे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो हीलियम प्लस इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो लिथियम +2 इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो बस उसी के लिए डील कर पाए। मान ले अगर कार्बन एटम आ जाए, ऑक्सीजन एटम आ जाए, नाइट्रोजन एटम आ जाएगा, इसमें देखिएगा कहते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तभी कैसे डील कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने जिनके एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके लिए डील नहीं कर पाए। तो इनसे पूछा जाता कि बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं डील कर पाए, तो पहला गलती इनका यही था। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी चेंज करता है, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में दोस्तों देखो कि हाइजेनबर्ग ने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। तो उन्होंने, आप पढ़ोगे हाइजेनबर्ग में, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलती कर दिए थे कि इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बता पाए थे, बाकी एटम के बारे में इनसे स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया तो बता ही नहीं पाए। दूसरा आप इनका कमी दोस्तों देखोगे
कि स्पेक्ट्रम ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम, मतलब एक, ये पहला पॉइंट था कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन या फिर हीलियम+1 या फिर लिथियम+2, तो कह रहा बस एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मॉडल काम कर रहा था। इन्होंने बताया कि भाई जो ऑर्बिट होता है ऐसे ऐसे, तो हर एटम के लिए डील नहीं कर पाए, वही एटम के लिए डील कर पाए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहीं ना कहीं बाकी एलिमेंट, बाकी एटम के लिए तो डील नहीं कर पाए, तो इनका गलती था। दूसरा, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी डील नहीं कर पाए थे, मतलब माइक्रो लेवल पर ही डील नहीं कर पाए थे। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए थे, इतना बोले थे कि हर इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में अपना वेलोसिटी होता है और फिक्स एनर्जी होता है, लेकिन स्पीड के बारे में डील नहीं कर पाए थे। पोजीशन के बारे में भी डील बता नहीं पाए थे, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में भी नहीं बता पाए थे। इतना बोल दिए थे कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना स्टेशनरी स्पीड से मूव करता है और हायर से लोअर जाएगा, लोअर से हायर आएगा, तो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो एनर्जी गेन करेगा। लेकिन इनसे पूछा गया भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, तो इन्होंने नहीं बता पाए। जीमन इफेक्ट होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण मैग्नेट का उस पे स्पेक्ट्रम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ किए हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसका स्पेक्ट्रम कैसे होगा, तो नहीं बता पाए। फिर इनसे पूछा गया कि स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क का मतलब इलेक्ट्रो, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तब स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। तो दोस्तों इन इतने सारे कमियां इनके अंदर रह गया। तो आप दोस्तों देखोगे कि इस कमी को दूर करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग असेंटिटी प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे दोस्तों हुंड्स रूल। तो आप देखो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन लोगों साइंटिस्ट का लगातार डीमेरिट होते रहा। तो आप दोस्तों आगे के स्लाइड में थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में भी नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रम ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोस्कोपी, जो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोस्कोपी था उससे जो स्पेक्ट्रम बना था उसको भी डील नहीं कर पाए थे। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम जब आपस में कंबाइन करके कैसे मॉलिक्यूल बनाता, वो भी आप बोर दोस्तों डील नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा डीमेरिट बोर के पास भी आ गया था दोस्तों। तो इसको दूर किसने किया था दोस्तों, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे हुंड्स रूल जिसमें बताया जाएगा। तो एक लाइन में दोस्तों रिवीजन करवा देते हैं हम। एक लाइन में रिवीजन यही है कि डाल्टन बोला कि एटम सबसे छोटा है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जबकि इनका गलती को जे थॉमसन ने दूर किया। जे थॉमसन बोला नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिल के बना है, मतलब ई बोले कि किसी से मिल के नहीं बन सकता, जबकि ई बोले कि मिल के बना है। मतलब ये बताया कि एटम का सब पार्टिकल होता है, जबकि ई बताया था कि एटम का सब पार्टिकल नहीं होता है। फिर इन्होंने लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो रदरफोर्ड बताया कि तुम बताया सही है लेकिन तुम्हारा बताने का तरीका गलत था, इलेक्ट्रॉन बाहर में था, तुम अंदर में बता दिया, और बहुत सारे जो बीच में जगह था ना वो खाली था और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, इतना रदरफोर्ड बताया। लेकिन रदरफोर्ड को डीमेरिट को दूर किसने किया, बोर बताया बेटा तुम बताया तो सही हो लेकिन तुम भी गलत बता दिए। तुम इलेक्ट्रॉन बता दिए कि ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, तो भाई उस हिसाब से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कारण लास्ट में एटम का एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। तो इनको बताना चाहिए था कि हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, तो हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के साथ रहता है। तो ये बाद में नेल बोर इसको डील किए थे कि भाई n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। लेकिन यहां तक तो नेल बोर सही बता दिए, लेकिन इनसे भी पूछा गया कि भाई आप ये तो बताएं, लेकिन ये बताइए कि अगर मान ले आप ऑर्बिट का ऐसा बात कर रहे हैं तो किस ऑर्बिट में किस समय इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, मोलिक्यूल कैसे कंबाइन करेगा। तो इनसे जब पूछा गया तो बता ही नहीं पाए, और बोले कि आप जो ये बनाए स्पेक्ट्रम जो बनाए हैं ये हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया, बाकी एटम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बाकी एटम को ये भी डील नहीं कर पाए, ना ही पोजीशन बता पाए, ना ही मोमेंटम बता पाए। तो कहीं ना कहीं इनको फिर दूर कौन करेगा दोस्तों, तो इनको दूर करने के लिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनको कौन दूर करेगा। तो इनको दूर करेगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे हम लोग, हाँ
हाइजेनबर्ग देखेंगे, पॉली देखेंगे, हुंड्स रूल देखेंगे। और आज दोस्तों केमिस्ट्री से रिलेटेड एक ट्रिक छोटा सा हम बताते हैं ताकि आप लोग को यहां से सवाल आएगा। एक सवाल है ईंट पर नाचो, आप लोग के लिए ताकि याद रहे दोस्तों। ईंट पर नाचो, ईंट पर नाचो कहने का मतलब है दोस्तों कि इस पे भी 2 लेटर है, यहां पर भी 2 लेटर है, यहां पर भी 2 लेटर है। तो अब सवाल है कि इसका ट्रिक क्या है। ईट कहने का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ईट ई कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और टो कहने का मतलब थॉमसन। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो थॉमसन ने किया। पर का मतलब होता है, प का मतलब दोस्तों यहां हो गया प्रोटॉन और आर का मतलब हो गया रदरफोर्ड। इसका मतलब प्रोटॉन का खोज किसने किया दोस्तों, तो रदरफोर्ड ने। फिर आ गया दोस्तों नाचो, तो एन का मतलब न्यूट्रॉन और सी का मतलब चैडविक। तो दोस्तों इसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो दोस्तों कि ईंट पे नाचो, ईंट पे नाचो मतलब हर लेटर में एक एक वर्ड छिपा हुआ। इलेक्ट्रॉन का मतलब थॉमसन, प्रोटॉन का मतलब रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का मतलब चैडविक। यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 के आसपास हुआ है और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने भी किया था दोस्तों। रदरफोर्ड जो किए थे अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम से किए थे, जो हम लोग देखे थे अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम से, जबकि चैडविक ने भी प्रोटॉन का खोज किया दोस्तों, सॉरी गोल्डस्टीन। आगे आप देखोगे कि गोल्डस्टीन जो है इनका नाम आता है। तो गोल्डस्टीन जो कैनल रे एक्सपेरिमेंट में भी प्रोटॉन का खोज किए थे और फिर न्यूट्रॉन का खोज चैडविक 1932 में किए थे। तो दोस्तों यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और भी बता देते हैं दोस्तों कि अगर मान ली एटम है तो एटम के बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होता है दोस्तों, एक होता न्यूट्रॉन और एक होता प्रोटॉन। अगर एग्जाम में पूछेगा कि न्यूक्लियाई कौन है, न्यूक्लियाई कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहां पर दोस्तों देखोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता। एग्जाम में पूछा है कि न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, चार्ज लेस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि जो गलती किया था रदरफोर्ड और नेल बोर, आगे उसको कैसे आप देखोगे दोस्तों कि कैसे पॉली, और यहाँ पर ये जो 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ दोस्तों, तो हाइजेनबर्ग और पॉली और हुंड्स रूल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।